हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी, एमपीएसआई या फिर उन संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आज के वीडियो में हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पुरानी परीक्षाओं पर आधारित है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसको हमने आपके लिए बनाया हुआ है। इन प्रैक्टिस सेट में हमने कोशिश की है जो पुरानी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उनको हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 1, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पिछले पूछा गया है। हैदराबाद में, जयपुर में, लखनऊ में या फिर मुंबई में? इस प्रश्न का सही आंसर है सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? इस प्रश्न का आंसर तो आप ऑप्शन देख के तुरंत इसको दे सकते हैं, यानी कि गरबा नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य या घुड़ला नृत्य। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप अधिकांश लोगों को आता होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गरबा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3, लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पुरानी जो परीक्षाएं हैं, पिछली परीक्षाएं हैं, वहाँ पर ये परीक्षाओं में पूछा गया है। 1600 ईस्वी, 1630 ईस्वी, 1648 ईस्वी या 1667 ईस्वी? तो इस प्रश्न का आंसर आपका होगा कि लाल किले का निर्माण 1648 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? 1919 में, 1920 में, 1931 में या 1942 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। सीधा से याद कर लो आप, रॉलेट एक्ट। ये थोड़ा सा आप सोच के भी याद कर सकते हैं कि 1919 रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और पिछली परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया, इसलिए हमने इस प्रश्न को अपने प्रैक्टिस सेट में रखा हुआ है कि पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1962 में, 1960 में, 1966 में और या फिर 1956 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कि पांडिचेरी को भारतीय संघ में 1956 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? ये आपका आरआरबी की परीक्षाओं में ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए, इस प्रश्न के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर? आपको कभी कभी इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपको भिलाई है कि इसका बोकारो है, तो इसलिए इसमें आपको सही आंसर यहाँ बता रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र आपका अगर पेपर में आता है तो इस प्रश्न का आंसर है बोकारो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर RUHR के नाम से पुकारा जाता है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर दामोदर, गोदावरी, हुगली या पेरियार? तो इस प्रश्न का आंसर है कि जो दामोदर घाटी है उसे भारत का रूर नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आप लगाएंगे दामोदर। क्वेश्चन नंबर 8, शांति पुरुष किसका उपनाम था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न में भी हम कई प्रकार से प्रश्न निकल कर आते हैं, वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि शांति पुरुष किसका उपनाम है, तो हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आशुतोष मुखर्जी जी की, यानी आशुतोष मुखर्जी है, इनका उपनाम है बंगाल केसरी। फिर हम बात करेंगे चित्तरंजन दास जी की, जो चित्तरंजन दास है इनका आपका उपनाम है देशबंधु। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, इसको तो आपको आता ही होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो उपनाम है वो है गुरुदेव। अब बचे यहाँ पर केवल एक ऑप्शन बचा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री, यानी शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत शांत मन के व्यक्ति थे और बहुत सोच जो भी निर्णय लेते थे बड़ी शांति से अपना परिचय देकर लेते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा है लाल बहादुर शास्त्री। समता स्थल याद कर लीजिए, जगजीवन राम की समाधि स्थल को समता स्थल कहते हैं। इंदिरा गांधी का तो आपको पता ही होगा, इंदिरा गांधी को आप शक्ति स्थल कहते हैं समाधि की। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको शांति वन से कहते हैं, यानी जगजीवन राम को समता स्थल, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और जवाहरलाल नेहरू शांति वन। अब यहाँ पर जो महापेड़ घाट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि स्थल है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एक को इसका आंसर आता होगा, इसलिए आपको अगर आंसर आ रहा है तो तुरंत से तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 7 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस 8 दिसंबर, 7 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका 3 दिसंबर की विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हैं इनकी क्वेश्चन नंबर 11, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है? एंटोमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एनाटॉमी। अब देखिए इस प्रश्न से भी हमारे 4 प्रश्न निकल कर आए हैं। एक एक करके हम सबके बारे में और सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी की, यानी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि जंतु विज्ञान की यह एक शाखा है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की, यानी जो आपकी एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी के अंदर यह एक जीव विज्ञान की शाखा है एनाटॉमी। इसमें शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। शरीर की आंतरिक संरचना से अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपकी क्लियर कर दिए। अब आपका ऑप्शन जो नंबर बी है वो इसका सही आंसर है कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो आपकी कॉस्मोलॉजी है। ठीक है। यहाँ एटोमोलॉजी की जो बात करेंगे वो कीट पतंगों का अध्ययन के लिए है। एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे तो वो खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। एनाटॉमी की बात करेंगे तो वो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, जो कि एक जीव विज्ञान की शाखा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मॉरिशस। मॉरिशस देश की मुद्रा क्या है? ये मुद्रा वाले प्रश्न तो आपके आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है, इसलिए हम आपके हर प्रैक्टिस सेट में आपके एक एक दो मुद्रा वाला क्वेश्चन देते हैं ताकि आपकी तैयारी पूरी होते चली है। इसलिए आप हमारे सारा जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट का आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें। अब आपको एग्ज़ाम पास करने में हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे और हमारा उद्देश्य तभी प्राप्त होगा जब आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और आपको परीक्षा में तभी सफल होंगे जब आप हमारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पूरे से पूरा पढ़ेंगे और नियमित तौर पर इसको आपको अध्ययन करना है। आपको 20 प्रश्न हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, 20 क्वेश्चंस का ही वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। धीरे धीरे करके आप शुरुआत करिए, आपकी तैयारी निश्चित तौर पर होगी। अभी हम बात करते हैं मॉरिशस देश की मुद्रा क्या है? दिरहम, पाउंड, रुपया या दिनार। तो देखिए हम इसमें से भी हमारे 4 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, हम आपको एक एक करके क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो आपकी करेंगे रुपया। रुपया की बात करेंगे कि रुपया कहाँ का है? रुपया तो भारत का भी है और रुपया यहाँ पर मॉरिशस देश की मुद्रा भी हम कहेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे जब हमने इसका आंसर बता दिया है, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लें जो बाकी की मुद्राओं के बारे में। जो दिरहम है, जो दिरहम अपनी है वो मोरक्को की है। आपको याद रखना है कि दिरहम का अगर पूछ लें तो वो मोरक्को की होगी। अगर आप पाउंड की बात करें तो पाउंड आपकी सूडान में चलती है। ये महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वैसे कई देशों में चलती है लेकिन पूछा जाता है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अब दिनार तो कई देशों में चलती हैं, जो पेपर में आ रहा है हम आपको उसी क्रम में आपको बताएंगे। ट्यूनीशिया ये कई बार आता है, अल्जीरिया ये भी आता है, लीबिया भी कई बार आता है, कुवैत और ईरान, यानी कि जो हमने आपको 5 देश बताए हैं उसमें आपका दिनार चलता है। यानी ट्यूनीशिया याद कर लें आप, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत और इराक। ठीक है। दिरहम हम आपको बता ही चुके हैं कि दिरहम आपका चलता है मोरक्को में, पाउंड चलता है आपका सूडान में, और रुपया भारत में भी चलता है और जो पूछा जाता है, और आपको मॉरिशस में भी आपका रुपया चलता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज आपको फिनलैंड को कहते हैं, फ्रांस को, इंग्लैंड को या तुर्की को। तो सीधा से इसका आंसर आ जाएगा आपको, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, झीलों का देश किसे कहते हैं? ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप डी में तो इनको आना ही आना है। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस या इटली? तो इसका आंसर होगा आपका फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर
15। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, अमनदीप ने, रामस्वामी नायकर ने या दयाल दास ने? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, दयाल दास। यानी निरंकार आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें कि ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ईरान, कनाडा, जापान या स्पेन? इसमें से हम 4 प्रश्न निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका कि जापान जापान की हम बात करेंगे तो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। ठीक है। अब बात करेंगे हम कनाडा की। कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है मैपल लीफ। ईरान की बात करेंगे, ईरान की जो हम बात करेंगे कि ईरान का जो वो है गुलाब का फूल। अब स्पेन की बात करेंगे, स्पेन का जो कोई प्रश्न पूछा है वही इसका आंसर है कि ईगल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ईगल स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसका आंसर लगा देंगे डी। क्वेश्चन नंबर 17। मानव युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन, जापान, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि मानव युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 18। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15, 11, 12 या 9? तो इसका सही आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 19। प्रेम वाटिका पुस्तक किस से संबंधित है? कालिदास, रसखान, प्रेमचंद या विष्णु शर्मा? तो इसका सही आंसर है आपका रसखान। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, अरविंद घोष या बाबा आमटे? तो इस प्रश्न का आंसर है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। अगर आपको आज हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नियमित तौर पर हमारा प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपकी तैयारी समय समय से होती रहे। धन्यवाद।